गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 79। तो आर्टिकल 79 टॉक्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 79 कहता है द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन कौन से आर्टिकल द्वारा मिला गया है? आर्टिकल 79 द्वारा मिला गया है। हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड किया देयर हैज़ टू बी बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एट द लेवल ऑफ द यूनियन। पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये ऑप्शनल नहीं है कि आप कल को जाके लोकसभा को हटा दोगे तो चलेगा या राज्यसभा को हटा दोगे तो चलेगा। ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आर्टिकल 79 में कहा गया है पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स देयर इज मैंडेटरी बाइकैमरलिज्म एट द लेवल ऑफ द यूनियन। बाइकैमरलिज्म मतलब टू हाउसेस। तो बाइकैमरलिज्म मैंडेटरी है एट द लेवल ऑफ द यूनियन। दोनों हाउसेस का होना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का होना मैंडेटरी है। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स ने डिसाइड किया। बट एट द लेवल ऑफ द स्टेट ये मैंडेटरी नहीं है। एट द लेवल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का होना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। बहुत सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शनल है। बट आप कभी ये नहीं देखोगे कि लोकसभा हट गया या राज्यसभा हट गया, वो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आर्टिकल 79 में ये मैंडेटरी किया गया है देयर शैल द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। सो देयर हैज़ टू बी बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एट द लेवल ऑफ द यूनियन। अब फाउंडिंग फादर्स ने क्यों इसको मैंडेटरी किया? क्यों ऐसा सोचा कि स्टेट लेवल पे तो चल जाएगा लेकिन एट द लेवल ऑफ द यूनियन ये नहीं चलेगा? अब ऐसा क्यों किया? देखो, सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा इज द वॉइस ऑफ स्टेट्स। देखो, हमारे फाउंडिंग फादर्स ये नहीं चाहते थे कि जो यूनियन है वो डोमिनेट करे स्टेट्स को। स्टेट्स की खुद की भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, खुद की भी पहचान होनी चाहिए। अगर उनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होगी, अगर स्टेट्स को कहीं पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा तो यूनियन उनको दबाने की कोशिश करेगा, तो यूनियन डोमिनेटिंग हो जाएगा, देयर विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो वो फाउंडिंग फादर्स नहीं चाहते थे, इसीलिए फाउंडिंग फादर्स ने मैंडेटरी कर दिया बाइकैमरलिज्म एट द लेवल ऑफ द यूनियन। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। वी द पीपल आर नॉट इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो फिर राज्यसभा का इलेक्शन कैसे हो रहा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। जो एमएलएज हैं, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो वोट कर रहे हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एमएलएज हैं, वो वोट कर रहे हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। सो द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा विल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। सो वी द पीपल आर नॉट वोटिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दे विल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। तो राज्यसभा में कौन आ रहे हैं? स्टेट के ही तो मेंबर्स आ रहे हैं। राज्यसभा स्टेट्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम स्टेट्स की आइडेंटिटी को कैसे हटा सकते हैं? अगर राज्यसभा ही नहीं होगा तो स्टेट्स को फिर रिप्रेजेंट कौन करेगा? ठीक है, जैसे बिहार से राज्यसभा में कुछ मेंबर्स आएंगे, गोवा से कुछ मेंबर्स आएंगे, आंध्र प्रदेश से कुछ मेंबर्स आएंगे, आसाम से कुछ मेंबर्स आएंगे। तो हर एक स्टेट से जो मेंबर्स आ रहे हैं राज्यसभा में, वो स्टेट्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। राज्यसभा का इलेक्शन तो इनडायरेक्ट हो रहा है। देखो, इंडिया जो है वो फेडरल स्टेट है और फेडरलिज्म का दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है डिविजन ऑफ पावर और बाइकैमरलिज्म। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने डिवीजन ऑफ पावर तो कर दिया, स्टेट्स को बचाने के लिए 7th शेड्यूल तो डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। 7th शेड्यूल में क्या दिया गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसा तो नहीं किया फाउंडिंग फादर्स ने कि स्टेट लिस्ट को नहीं डाला है, नहीं। फाउंडिंग फादर्स को पता था कि कहीं यूनियन ना डोमिनेटिंग हो जाए, इसलिए फाउंडिंग फादर्स ने फेडरलिज्म को बरकरार रखने के लिए दो मोस्ट क्रूशियल फीचर बताया। एक है डिवीजन ऑफ पावर और एक है बाइकैमरलिज्म। डिवीजन ऑफ पावर में फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल डाल दिया। 7th शेड्यूल में दिया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। Union list contains the subject matter on which only the Union Parliament can make laws.
State list contains the subject matter on which only the state legislature can make laws. Concurrent list contains the subject matter on which both union and state legislature can make laws. तो state list भी दिया है फाउंडिंग फादर्स ने, तो डिविजन ऑफ पावर तो कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर तो कर दिया, तो बाई कैमरलिज्म भी करना ज़रूरी था. जो स्टेट्स हैं उनको दबाया ना जाए, इसीलिए फाउंडिंग फादर्स ने बोला देयर इज मैंडेटरी बाई कैमरलिज्म. लोकसभा और राज्यसभा दोनों का होना ज़रूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी केशवानंदा भारती केस में फेडरलिज्म को डिक्लेयर किया एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स पार्लियामेंट बाय यूजिंग आर्टिकल 368 कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर. पार्लियामेंट बाय यूजिंग इट्स अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 कल को जाके पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में से राज्यसभा को नहीं हटा सकता. क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को डिक्लेयर कर दिया एज द बेसिक स्ट्रक्चर. पार्लियामेंट बाय यूजिंग इट्स अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर. जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, जिस आइडिया पे फाउंडिंग फादर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो है फेडरलिज्म. और फेडरलिज्म का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर तो बाई कैमरलिज्म है. तो बाई कैमरलिज्म को टच नहीं कर सकता है हमारा पार्लियामेंट बाय यूजिंग इट्स आर्टिकल 368 बाय यूजिंग द अमेंडिंग पावर नहीं टच कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में ये कह दिया फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट यूज इट्स अमेंडिंग पावर टू अमेंड आर्टिकल 79. नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यसभा के बारे में. आर्टिकल 80 में दिया गया है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा. तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 250 मेंबर्स. मैंने क्या बोला? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, प्रेजेंट स्ट्रेंथ नहीं. मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज बीइंग गिवन अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो 250 मेंबर्स इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा. ये 250 में से 238 विल कम बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन and 12 members will be nominated by the president. So president will nominate those people, 12 members, who have special knowledge and practical experience in the field of art, science, literature and social service. ठीक है, तो maximum strength 250 है, 238 will come by indirect election and 12 will come by nomination. अब मैंने इलेक्शन ऑफ राज्यसभा आपको बताया कैसे इलेक्ट होता है, राज्यसभा के मेंबर्स को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है. सो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी विल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कौन से स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे ये उस स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है. तो जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है उस स्टेट से राज्यसभा में ज़्यादा मेंबर्स आएंगे, जिसका कम है उस स्टेट से कम मेंबर्स आएंगे. तो ये दिया गया है 4th शेड्यूल में. तो 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है नेम ऑफ स्टेट एंड नंबर ऑफ मेंबर्स दैट विल बी सेंट टू राज्यसभा फ्रॉम दैट स्टेट. जैसे कि आसाम से राज्यसभा में कितने मेंबर्स आएंगे, अगर आप 4th शेड्यूल खोलोगे तो आपको दिखेगा 7 मेंबर्स आएंगे. फिर बिहार से 17 मेंबर्स आएंगे, आंध्र प्रदेश से 18 मेंबर्स आएंगे. ऐसे करके हर एक स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे ये दिया गया है 4th शेड्यूल में. सो 4th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. अब हम लोगों ने इलेक्शन देख लिया, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा देख लिया. अब हम लोग देखते हैं टेन्योर ऑफ राज्यसभा. तो अब हम लोग करते हैं टेन्योर ऑफ राज्यसभा के बारे में. राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है. जैसे कि लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होता है, फ्रेश इलेक्शंस होता है, वो लोकसभा है. अभी हम लोग बात कर रहे हैं राज्यसभा के बारे में. राज्यसभा विल नेवर गेट डिसॉल्व. लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म कितना है? 6 साल है. एट द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर, मैंने क्या बोला? एट द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ द मेंबर विल रिटायर फ्रॉम राज्यसभा. और जितने लोग रिटायर होंगे राज्यसभा से उतने ही लोग फिर फ्रेश इलेक्शंस होगा और उतने ही लोगों को लाया जाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कांस्टेंट नंबर. तो राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा. बट राज्यसभा के जो मेंबर्स का टर्म है वो 6 साल है. एट द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर 1/3 ऑफ द मेंबर विल रिटायर एंड फ्रेश इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन कांस्टेंट नंबर. अब मान लो अगर वैकेंसी हो गई राज्यसभा में, कोई मेंबर अगर अनफॉर्चुनेटली कोई मेंबर का डेथ हो गया या कोई मेंबर को रिमूव कर दिया गया, अगर कोई मेंबर ने रिज़ाइन कर दिया, इन दैट केस देयर विल बी वैकेंसी इन द राज्यसभा. सपोज मैं एक राज्यसभा की मेंबर हूँ, मेरा टेन्योर, मेरा टर्म कितना था? 6 साल का था.
मैं 3 साल बाद रिज़ाइन कर दी तो कितना बचा मेरा, 3 साल और बचा है मेरे पास। तो मेरे जगह पे फ्रेश इलेक्शन होगा और एक जन को लाया जाएगा मुझे रिप्लेस करने के लिए। तो अब मुझे रिप्लेस करने के लिए उस इंसान को लाया गया है, सपोज मिस्टर एक्स को लाया गया, तो वो मिस्टर एक्स कब तक रहेगा राज्यसभा में, फॉर द रिमेनिंग टर्म। मेरा 6 साल का टर्म था, मैंने 3 साल बाद रिज़ाइन कर दिया, तो वो जो मुझे मेंबर आएगा मुझे रिप्लेस करने के लिए, वो राज्यसभा में 3 साल के लिए ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो फिर 6 साल जो है सर्व करेगा राज्यसभा में, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें एक कॉन्स्टेंट नंबर मेंटेन करना है। सो फ्रेश इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड एंड द मेंबर हु विल रिप्लेस मी विल सर्व फॉर द रिमेनिंग टर्म इन दी राज्यसभा। ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों ने देख लिया इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। अब हम लोग देखते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा के बारे में। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा को हम लोग चेयरमैन बोलते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा को हम लोग स्पीकर बोलते हैं। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज द एक्स ऑफिशियो, सो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो चेयरमैन है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। लेकिन लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है? जो लोकसभा में से जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से किसी एक को इलेक्ट किया जाता है एज स्पीकर। उन्हीं में से जो लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में से एक को चुना जाता है एज ए स्पीकर, इलेक्ट किया जाता है एज ए स्पीकर, एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। लेकिन जब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब कि जस्ट बिकॉज ही इज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के मेंबर्स में से किसी एक को चेयरमैन, एक को प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाया जा रहा है। क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था 4th शेड्यूल के बारे में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। राज्यसभा में कौन से स्टेट से कितने मेंबर्स आ रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है? वो स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। बड़े स्टेट से ज़्यादा मेंबर्स आएंगे, छोटे स्टेट से कम मेंबर्स आएंगे। तो अगर राज्यसभा के मेंबर्स में से ही अगर किसी एक को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाए तो क्या होगा? तो भाई छोटे स्टेट्स की बारी ही नहीं आएगी। बड़े स्टेट ज़्यादा है नंबर में, उनका डोमिनेशन है राज्यसभा में, तो वो क्या चाहेंगे कि उन्हीं में से कोई एक बने प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो छोटे स्टेट्स का तो कभी मौका ही नहीं आएगा। इसीलिए फाउंडिंग फादर्स ने ये सोचा जो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, क्योंकि बड़े स्टेट्स डोमिनेट ना कर दे, उनका नंबर ज़्यादा है राज्यसभा में, वो अपने में से ही किसी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ना बना ले। इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को बनाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दैट मीन्स जस्ट बिकॉज ही इज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा जो कि स्पीकर है, ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा, बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा दैट इज द चेयरमैन, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा। ये आप याद रखिएगा, ये सबसे मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो चेयरमैन और स्पीकर के बारे में हम लोग डिटेल में एक सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं पावर्स ऑफ राज्यसभा। देखो, आपको पता है कि कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता जब तक उस बिल को लोकसभा ना पास करे, राज्यसभा ना पास करे और उस बिल को प्रेसिडेंट एसेंट ना दे दे। दैट मीन्स नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस इट इज पास्ड बाय लोकसभा, राज्यसभा एंड गिवन एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा की पावर क्या है इन टर्म्स ऑफ, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। जब ये ऑर्डिनरी बिल, मान लो एक ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल क्या है? विच इज़ नीदर अ मनी बिल नॉर अ फाइनेंशियल बिल नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। हम लोगों ने बिल्स वाले लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्डिनरी बिल, सपोज लोकसभा ने पास किया ऑर्डिनरी बिल, अब राज्यसभा की क्या पावर है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ये देखते हैं। मान लो लोकसभा ने ऑर्डिनरी बिल को पास कर दिया, अब ये बिल गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा कैन रिजेक्ट द ऑर्डिनरी बिल, सबसे पहली चीज़। सेकेंड, राज्यसभा कैन ऑल्सो सेंड दिस बिल बैक टू लोकसभा विथ रिकमेंडेशन, ये एक पावर है। तीसरा, राज्यसभा कैन ऑल्सो विथहोल्ड दिस बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर। तो ये जो राज्यसभा की पावर है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट दी ऑर्डिनरी बिल, राज्यसभा कैन ऑल्सो सेंड दिस बिल बैक टू दी लोकसभा विथ रिकमेंडेशन, राज्यसभा कैन ऑल्सो विथहोल्ड द बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। ये हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में।
एक होता है मनी बिल। ये जो मनी बिल है विच इज डीलिंग विद मनी मैटर, विच डील्स विद मनी मैटर, ये मनी बिल इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मनी बिल के केस में राज्यसभा का क्या पावर है ये जानते हैं। मान लो लोकसभा ने ये बिल को पास कर दिया, मनी बिल को पास कर दिया, अब ये बिल गया राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा की पावर इन टर्म्स ऑफ मनी बिल बहुत कम है। देखो कैसे, मान लो लोकसभा ने पास कर दिया मनी बिल को, अब ये बिल गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल, ठीक है। राज्यसभा कैन सेंड द मनी बिल बैक विथ रिकमेंडेशन, बट दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा। ये बिल को वापस तो भेज सकती है राज्यसभा लोकसभा को विथ सम रिकमेंडेशन, बट ये रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है लोकसभा पे, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो लोकसभा ने मनी बिल को पास कर दिया, राज्यसभा कैन विथ होल्ड दिस मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए ही ये बिल को विथ होल्ड कर सकती है। विथ होल्ड करना मतलब ना ये बिल को रिजेक्ट कर रही है ना वापस कर रही है, राज्यसभा इज नॉट एक्टिंग ऑन दिस बिल, ठीक है, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। अगर 14 डेज बाद भी राज्यसभा ने मनी बिल को पास नहीं किया, ऐसा मान लिया जाएगा कि बिल पास हो गया, इट शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड। तो राज्यसभा की पावर्स इन टर्म्स ऑफ मनी बिल बहुत कम हो जाती है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल, राज्यसभा कैन सेल द मनी बिल बैक टू द लोकसभा विथ रिकमेंडेशन, बट दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा। राज्यसभा कैन विथहोल्ड द मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड अप टू 14 डेज, बट आफ्टर 14 डेज इट शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा, ठीक है। चलो अब फाइनेंशियल बिल में राज्यसभा की पावर अच्छी खासी है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट द फाइनेंशियल बिल, राज्यसभा कैन सेंड दिस बिल बैक टू लोकसभा विथ रिकमेंडेशन, राज्यसभा कैन ऑल्सो विथहोल्ड द फाइनेंशियल बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। तो ये थी कुछ पावर्स राज्यसभा की इन टर्म्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स जो राज्यसभा के पास है और लोकसभा के पास नहीं है। सबसे पहले आर्टिकल 249 में दिया गया है, राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। आपको पता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज, बट अगर राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर राज्यसभा को लगा दैट इन नेशनल इंटरेस्ट इट इज़ नेसेसरी फॉर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, उस केस में पार्लियामेंट हैज़ दी पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया तब, तो ये पावर दी गई है राज्यसभा को अंडर आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 312, राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। आपको पता है ऑल इंडिया सर्विसेज क्या क्या है, IAS है, IPS है, IFS है। तो कल को जाके अगर राज्यसभा चाहे कि कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना चाहती है तो वो भी राज्यसभा कर सकती है। ये एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा के पास है अंडर आर्टिकल 312। फिर आर्टिकल 67 में कहा गया है, राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट अ मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अगर राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो उनका रिमूवल के लिए जो मोशन है वो भी तो इनिशिएट राज्यसभा में ही होगा ना। मैंने क्या बोला, इनिशिएट। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का मोशन है वो मोशन इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा, राज्यसभा में होगा, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वाइस प्रेसिडेंट, तो उनके रिमूवल का मोशन भी तो इंट्रोड्यूस राज्यसभा में ही होगा ना, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं लोकसभा के बारे में। देखो राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं पॉपुलर हाउस या फिर हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्यों, क्योंकि हम जनता जो है वोट कर रहे हैं लोकसभा के मेंबर्स के लिए। वी द पीपल आर इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। हर 5 साल में फ्रेश इलेक्शंस होता है, हम लोग वोट करते हैं। सो राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होता है। लेकिन 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है लोकसभा। किस केस में, if there is failure by dissolution, if prime minister and his council of ministers fails to prove their majority on the floor of the house, तब लोकसभा डिसॉल्व किया जा सकता है 5 साल से पहले। और 5 साल से ज़्यादा भी लोकसभा के पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, कब, in case of national emergency. So the tenure of Lok Sabha can also be extended by 1 year at a time during the period of नेशनल इमरजेंसी।
तो लोकसभा का जो नॉर्मल टर्म है वो तो 5 साल है, लेकिन 5 साल से कम भी हो सकता है इफ़ देयर इज़ फेलियर बाय डिसोल्यूशन, और 5 साल से भी ज़्यादा भी हो सकता है इफ़ देयर इज़ अ नेशनल इमरजेंसी. सो इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम. ठीक है. अब लोकसभा का मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है? 552. कितना है? 552 मेंबर्स. इसमें से 530 मेंबर्स जो है वो स्टेट से आएंगे, 20 मेंबर्स आएंगे यूनियन टेरिटरी से, और जो 2 मेंबर्स है दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. सो इफ द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, द मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, देन द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. सो लोकसभा का मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है? 552. ठीक है. लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर कहा जाता है, और स्पीकर जो है ही इज़ द मेंबर ऑफ द लोकसभा. ठीक है. अब लोकसभा के कुछ पावर्स के बारे में जानते हैं. देखो, राज्यसभा में तो हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा के क्या एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ द पीपल. हम जनता लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, तो जनता के पैसे पे कंट्रोल किसका होना चाहिए? जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, लोकसभा है, उसका होना चाहिए. ठीक है. तो नो ग्रांट ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन ऑफ लोकसभा. कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें जनता का पैसा है, जनता की टैक्स का पैसा है, इस फंड में से 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता जब तक लोकसभा परमिशन ना दे. तो जब बात आती है पैसे की, मनी मैटर की जब बात आती है, तब राज्यसभा का पावर हमें देखने को नहीं मिलता है, तब हमें लोकसभा का पावर देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि लोकसभा इज़ अ डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस. हम जनता इलेक्ट कर रहे हैं लोकसभा के मेंबर्स को, तो जनता पे के पैसे पे हक भी किसका होना चाहिए? लोकसभा के मेंबर्स का होना चाहिए. ठीक है. सो इट इज द लोकसभा हु विल allow the government to take out money from the consolidated fund of India, not the राज्यसभा. मनी बिल, हम लोगों ने मनी बिल के बारे में देखा था आर्टिकल 110 में. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा. बजट के बारे में जब हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट विल ले डाउन दिस बजट ओनली, प्रेसिडेंट विल कॉज द लेइंग डाउन ऑफ दिस बजट ओनली इन द लोकसभा. ठीक है. तो इंट्रोड्यूस कहाँ हो रहा है? बजट, मनी बिल, ये सब इंट्रोड्यूस कहाँ हो रहा है? जो भी मनी रिलेटेड मैटर है, जो मनी रिलेटेड पावर है, वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है. ठीक है. तो आज हम लोगों ने देखा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में. नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिटेल में करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, मतलब स्पीकर और चेयरमैन के बारे में, और उनके पावर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.